जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई को कर रहेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी की 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सभी स्टूडेंट देरी के साथ इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा और 1 बाय 1 प्रश्नों का आंसर भी लगाते चलिएगा और क्लास के लास्ट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों के आज के क्लास का स्कोर कितना रहा। तो फिर चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास का अपना पहला प्रश्न है कि कॉपर का कार्य किया है, यानी कॉपर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो इनको किया जाता है निषेचन को रोकने के लिए। किस लिए किया जाता है कॉपर का प्रयोग? तो निषेचन को रोकने के लिए। तो आपका पहला नंबर का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मध चक्र पाई जाती है। तो मध चक्र जो पाई जाती है वो गाय में भी पाई जाती है, भैंस में भी पाई जाती है और कुत्ता में भी पाई जाती है। यानी मध चक्र जो पाई जाती है वो इनमें से सभी में पाई जाती है, गाय में भी, भेड़ में भी और कुत्ता में भी। तो आपका सेकंड नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से बंगाल का आतंक कहा गया है। यानी किनको बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपको जलकुंभी को। किनको कहा जाता है? जलकुंभी को। किनका? बंगाल का आतंक। तो ठीक है, तो आपका 3 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जेम्यूल्स निर्माण किसमें होता है? ईस्ट में, हाइड्रा, अमीबा या फिर स्पंज में? तो जेम्यूल जो निर्माण होता है यह होता है स्पंज में। किन में होता है दोस्त? तो स्पंज में होता है। यानी आपका 4 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 5 नंबर का प्रश्न है कि द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है। किनकी? द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है। तो द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण स्पंज भी है, टैप वर्म भी है, जोंक भी है। यानी इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। तो आपका 5 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? यानी नहीं वाला बताना है आप लोगों को। तो जोंक ये भी है, केचुआ ये भी है, फीता कृमि ये भी है, घरेलू मक्खी ये बिल्कुल भी नहीं है उभयलिंगी। तो आपका 6 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 7 नंबर का प्रश्न है कि भूमि फल नहीं फल है। यानी भूमि के अंदर जो फलता है वो फल कौन सा है? तो आपका 7 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। यानी भूमि फलनी फल किनको कहा जाता है? तो मूंगफली को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? मूंगफली को। यानी आपका 7 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 8 नंबर का प्रश्न है एंटोमोफिली। क्या प्रश्न? एंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो एंटोमोफिली जो होता है वो कीड़ा के द्वारा आता है। किनके द्वारा? इंसेक्ट्स के द्वारा। तो आपका 8 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं क्लोनिंग, सोमा क्लोनल या फिर टोटीपोटेंसी या फिर इनमें से सभी। तो क्या कहते हैं इनको? तो इनको कहते हैं टोटीपोटेंसी। क्या कहते हैं? यानी पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को, यानी बनने की जो गुण होता है पूर्णतः, उनको क्या कहा जाता है? तो टोटीपोटेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोटीपोटेंसी। तो आपका 9 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 10 नंबर का प्रश्न है कि वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। तो वायु परागित पुष्प जो होते हैं ये होते हैं आपका क्या? तो छोटे भी होते हैं और रंगीन भी होते हैं। क्या होते हैं? छोटे भी और रंगीन भी। तो बी और सी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों। तो आपका 10 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 11 नंबर का प्रश्न है कि एक प्ररूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? तो इनमें होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 टाइप्स के। तो आपका 11 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 12 नंबर का प्रश्न है कि फैलोपियन नलिका का अंडाशय से न्यष्ट भाग होता है। तो कैसे, कौन सा होता है? तो वो होता है वायु कोष्टिका। कौन सा होता है? वायु कोष्टिका। तो आपका 12 नंबर का जो करेक्ट आंसर वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 13 नंबर का प्रश्न है कि मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। तो किनके द्वारा होता है? तो गोल्जी काय के द्वारा। किनके द्वारा होता है? मानव
शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण, तो वह गोल्जी काय के द्वारा होता है। तो आपका 13 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 14 नंबर का प्रश्न है कि प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ, मतलब किसके माध्यम से, तो वो हुआ कृषि के, किसके द्वारा, कृषि के द्वारा। तो आपका 14 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 15 नंबर का प्रश्न है कि मेंडल का जन्म किस सदी में हुआ, तो मेंडल जी का जन्म 19वीं सदी में हुआ, किस सदी में, 19वीं सदी में। तो आपका 15 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, 1 बाय 1 प्रश्नों का आंसर भी लगाते चलिएगा, ठीक है। तो जो नहीं बनेगा उनके लिए हम तो आई हैं। तो अगला प्रश्न है कि मेंडल का द्वितीय नियम है, तो कौन सा है, पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम, या फिर बहुजीवी वंशागति का नियम, या फिर स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो मेंडल जी का जो द्वितीय नियम है वो नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। किनका, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो आपका 16 नंबर का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। और आपका 17 नंबर का प्रश्न है कि ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था, किसने किया था, तो वो किया था जैकब और मोनार्ड ने। कौन किया था, जैकब और मोनार्ड। तो आपका 17 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 18 नंबर का प्रश्न है कि आरएनए के पिरामिडिन में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, साइटोसिन और यूरासिल। क्या पाया जाता है, साइटोसिन एवं यूरासिल। तो आपका 18 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 19 नंबर का प्रश्न है कि रिट्रो विषाणु निम्नलिखित किस बीमारी का रोग जनक है, यानी रिट्रो विषाणु जो है यह किस बीमारी को उत्पन्न करता है। तो रिट्रो विषाणु जो उत्पन्न करता है यह आपका एड्स बीमारी को, किस बीमारी को, एड्स बीमारी को। तो आपका 19 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 20 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है। तो यौन संचारित रोग सिफिलिस भी है, एड्स भी है, सोजाक, यानी जिनको गोनोरिया कहा जाता है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी कौन सा है, यौन संचारित रोग। ठीक है, तो आपका 20 नंबर का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। और आपका 21 नंबर का प्रश्न है कि क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है, यानी क्षय रोग जो होता है यह किसके माध्यम से होता है। तो क्षय रोग जो होता है हवा के द्वारा होता है, किनके द्वारा, हवा के द्वारा। तो आपका 21 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 22 नंबर का प्रश्न है कि पीसीआर से किसकी जांच होती है। तो पीसीआर से जो जांच की जाती है वो एचआईवी की जाती है, किनकी, एचआईवी की, यानी ह्यूमन इम्यूनि डिफिशियंसी वायरस, किनकी किया जाता है, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस की। तो आपका 22 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वीर्य को किसमें हिमकृत किया जाता है। तो वीर्य को जो किया जाता है ये आपका तरल नाइट्रोजन में, किसमें किया जाता है दोस्तों, तरल नाइट्रोजन में, यानी लिक्विड नाइट्रोजन। तो आपका 23 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ताइचुंग, क्या प्रश्न, ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है। तो ताइचुंग जो किस्म है ये आपका धान की किस्म है, किनकी, धान की किस्म। तो आपका 24 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। और आपका 25 नंबर का प्रश्न है कि टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, तो किसमें होता है। तो टी लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है, कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, यानी आपका 25 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इनके लिए कर सकते हैं हम नील हरित बैक्टीरिया का, किनका, नील हरित बैक्टीरिया का। तो आपका 26 नंबर का भी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। और आपका 27 नंबर का प्रश्न है कि जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। तो जनसंख्या अधिक होने से आय कम होता है, यस। अगर अधिक जनसंख्या होगा तो उससे तो आर्थिक स्थिति कम होगा ही। और जमीन की कमी, क्योंकि जनसंख्या है तो जमीन की भी उतनी ही होनी चाहिए। खनिज पदार्थ की कमी, यस। अगर जनसंख्या अधिक है तो खनिज पदार्थ की कमी होगी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। तो आपका 27 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 29 नंबर का प्रश्न है
कि बाघ उपभोक्ता है। कौन सी श्रेणी की बाघ उपभोक्ता है? तो द्वितीय श्रेणी का। किस श्रेणी का? द्वितीय श्रेणी का। तो आपका 28 नंबर का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 29 नंबर का प्रश्न है कि पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है, यानी ऐसा कौन सा तत्व पादपों में अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो पादपों में कार्बन की अधिक मात्रा होती है। क्या होती है? कार्बन की अधिक मात्रा। यानी आपका 29 नंबर का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 30 नंबर का प्रश्न है कि अपघटक होते हैं, तो अपघटक जो होते हैं वो विषम पोषी होते हैं। क्या होते हैं? विषम पोषी होते हैं। तो आपका 30 नंबर का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कन्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, किनके लिए प्रसिद्ध है? तो कन्हा राष्ट्रीय उद्यान जो प्रसिद्ध है ये आपका बाघों के लिए, किनके लिए? टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका 31 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 32 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन संकटग्रस्त स्पीसीज है? तो ठीक है, तो इनमें से जो है आपका संकटग्रस्त स्पीसीज वो है नेपेंथिस। क्या है? नेपेंथिस। तो आपका 32 नंबर का सही आंसर भी ऑप्शन सी ही हो जाएगा। और आपका 33 नंबर का प्रश्न है कि डोडो है, तो डोडो कैसी प्रजाति है? तो डोडो जो है यह एक विलुप्त प्रजाति है। कैसी प्रजाति है? एक विलुप्त प्रजाति, यानी अब ये जो डोडो है यह देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपका 33 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 34 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में चिपको आंदोलन कब हुआ? तो चिपको आंदोलन जो हुआ 1973 में हुआ। कब हुआ? 1973 में। वो भी किस जगह? उत्तराखंड में। किस जगह? उत्तराखंड में। वो भी सुंदरलाल, सुंदर किनके नेतृत्व में हुआ? ये भी तो याद होना चाहिए ना, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। ठीक है, तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका 34 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो एक प्रमुख प्रदूषक किसका है? वायु का, मृदा या जल, या फिर जल तथा वायु तथा जल दोनों? तो ये जो होता है यह केवल मृदा का। किनका है कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक? तो ये केवल और केवल मृदा का। ठीक है, यानी सॉइल, मिट्टी का। तो आपका 35 नंबर का सही आंसर या इस क्लास का लास्ट प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो सभी बच्चे अच्छे से अपने कमेंट सेक्शन में ईमानदारी पूर्वक स्कोर लिख दीजिएगा कि आप लोगों का आज के क्लास का स्कोर कितना रहा। ठीक है, और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से नोट करते चलिएगा। और क्लास के बाद जब भी आप लोगों को समय मिले तो एक बार नोट्स को जरूर पढ़िएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को आगे कहीं भी दिक्कत ना हो। तो और आप सभी जुड़ना मत भूलिएगा। शाम के 7 बजे डेली क्लास आप लोगों को मिलेगा यूट्यूब पे। ठीक है, तो डेली के डेली शाम 7 बजे आप लोगों को जुड़ना है शिक्षा प्लेटफॉर्म के साथ। तो आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।